नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टाक लाफुली में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उन सब लोगों को एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो अपने दिमाग में फैमिली मैटर्स को लेकर बहुत ही अव्यवहारिक सोच अपने मस्तिष्क में बनाए रखते हैं और बाद में बहुत बुरी तरीके से अपने कोर्ट केसों में फंस जाते हैं और एक बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं और जिंदगी से हताश होकर अतुल सुभाष की तरह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई मुकदमे कोर्ट में दायर कर दिए हैं। दोस्तों, आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने मामलों को निपटाने की कोई राह मिल जाए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक बात को ध्यान से समझना है और कैलकुलेशन करना है और फिर यह डिसाइड करना है कि आपको क्या स्टेप लेना है। चलिए केस के जरिए सब बातों को समझते हैं। पति पत्नी का विवाद होता है। कुछ लोग आपसी समझौता कराकर उन पति पत्नी का मामले को निपटारा कर देते हैं और आपस में एक सेटलमेंट करा देते हैं और इस समझौते में एक अमाउंट तय हो जाती है और जो सामान होता है वो लड़की वालों को वापस कर दिया जाता है। अब कुछ दिन तो मामला शांत रहता है, लड़की वाले घर बैठ जाते हैं आराम से और आपसी सहमति से कोई तलाक भी अभी नहीं हो पाता है। और उसके बाद लड़की लीगल एडवाइस से लड़के के ऊपर धारा 125 सीआरपीसी 498 का मुकदमा और धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के मुकदमे फाइल कर देती है। अब क्योंकि हर महिला अमूमन कानूनी मशवरे से 3 केस तो आसानी से अपने पति के ऊपर ला ही सकती है और लाती भी है। और ऐसा तब भी अक्सर देखने में आता है कि पत्नी अगर लड़ झगड़ कर किसी बात का इश्यू बनाकर मायके जाकर बैठ जाती है और बुलाने पर भी नहीं आती, फिर पति कोर्ट से धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का केस डालता है, पत्नी को नोटिस भिजवाता है और फिर उसके परिणाम स्वरूप पत्नी कानूनी मशवरे से पति के ऊपर मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा और शारीरिक और मानसिक क्रूरता का केस फाइल कर देती है। दोस्तों, जब कोई विवाहित महिला भरण पोषण और घरेलू हिंसा और अन्य मुकदमे लड़के के खिलाफ फाइल कर देती है और लड़का जो पति है, कोई लीगल स्टेप नहीं लेता और मामले को हल्के में ले लेता है कि फैमिली मैटर है भैया, पति पत्नी का मामला है, कुछ नहीं होगा, तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। लड़की वालों के केस पेंडिंग चलते रहते हैं। फिर एक दिन इन केसेस में एक तरफा डिसाइड होकर रिकवरी वारंट जारी हो जाता है और पत्नी का भरण पोषण का मीटर भी चालू हो चुका होता है। अब जब रिकवरी वारंट हो जाता है और पुलिस घर पर आने लगती है तो अब पति सोचता है कि अब किसी वकील साहब से राय ले लेनी चाहिए और कहता है, वकील साहब, मेरे को ये जो केस है लड़ने हैं, फाइट करनी है, मुझे तो अपनी पत्नी को अब सबक सिखाना है, इसी तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। केसेस का खर्चा पूछता है तो वकील साहब अपना केसेस को हैंडल करने का खर्चा और कोर्ट का खर्चा बता देते हैं। अगर पत्नी ने मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा के मुकदमे के अलावा दहेज व मानसिक शारीरिक क्रूरता का मुकदमा डाल रखा होता है तो कुछ दिन बाद उसमें भी पुलिस चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेज देती है। फिर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि फिर इसके भी संबंध लड़के और उसके परिजनों के पास आने शुरू हो जाते हैं। अब लड़के या पति के पास विकल्प रहता है कि या तो वो हाई कोर्ट जाए या फिर अपनी और अपने घर वालों की बेल कराए। हाई कोर्ट जाना महंगा लगता है तो लड़का बेल कराने का ऑप्शन चूज कर लेता है। अब क्योंकि बेल करानी है तो हर आदमी को 2-2 जमानती और बेल का खर्चा और अपने वकील साहब की फीस देनी रहती है। फिर बेल के बाद 498 के केस का कोर्ट ट्रायल का प्रोसेस रहा वो अलग। अब लड़का यहां तक आते आते अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और बोलता है कि भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरे तो इतने पैसे खर्च हो गए, अब इससे अच्छा होता कि मैं समझौता कर लेता। अब समझना यह है कि यहां पर कि कोर्ट कचहरी में तो पैसा खर्च होता ही है और इन सब चीजों में पैसा खर्च होगा ही। जितने नंबर ऑफ केसेस आपके ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आप जिस भी वकील साहब के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे ये केस लड़ना है, तो उनके जो भी चार्जेस होंगे वो लेंगे। फिर आप दूसरा केस लेकर जाओगे कि साहब मुझे ये केस भी लड़ना है, तो डेफिनेटली उनके जो चार्जेस होंगे वो आपको बताएंगे। बिना चार्जेस के तो कोई काम नहीं चलेगा, वो तो अपना मेहनताना लेंगे ही। ये बात अब आपको समझनी है कि आपके ऊपर कितने केसेस हैं, आपकी क्या परिस्थिति है, आपको कोर्ट में लड़ने में फायदा है या फिर समझौता करने में फायदा है। हर आदमी को ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक है। सोचना आपको है। आपको समझौता करना है तो आप अपनी पत्नी से जब चाहें
तब समझौता कर सकते हैं। आपके वकील साहब आपको कोऑपरेट करेंगे, आपका कोर्ट में समझौता फाइल करा देंगे, लेकिन इसके बारे में सोचना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केसेस में आपका पैसा लगना तो तय है। आप जिन वकील साहब की सर्विस लोगे वो अपनी सर्विस का पैसा लेंगे। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है कि भाई मेरे 3 केस हैं या 2 केस हैं, फ्यूचर में मेरे ऊपर 498 आएगा, उसमें बेल करानी पड़ेगी, या मैं हाई कोर्ट एफआईआर क्वेशिंग में जाऊंगा या कुछ और करूंगा, तो ये सारी चीजें जो मैं करूंगा इसमें मेरा लगभग इतना पैसा खर्च हो जाएगा, मेरी इतनी इनकम है, लगभग इतना मेंटेनेंस बन जाएगा। इतना तो सबको पता ही है। कभी आज तक किसी कोई वकील साहब ये नहीं बोलते कि तुम्हारा मेंटेनेंस नहीं बनेगा। भाई विवाहिता पत्नी है, लीगल लाइबिलिटी है, मेंटेनेंस तो बनेगा ही। केस कराओ या ना कराओ, अब सवाल यह है कि कब तक मेंटेनेंस बंधेगा, कितना बंधेगा, कम बंधेगा, ज्यादा बंधेगा, ये सब कोर्ट और उसके प्रोसीजर और कोई वकील साहब किस तरह आपका केस लड़े इस पर डिपेंड करता है, और इससे ज्यादा क्लैरिटी और स्पष्टता मेंटेनेंस के मामले में नहीं दी जा सकती। केसेस में टाइम भी लगना है, चार्जेस भी होंगे, हर एक चीज के वो सारा कैलकुलेशन करो, मेंटेनेंस भी जोड़ो उसके अंदर, कितना आपको टोटल पड़ रहा है, और फिर ये देखो सामने वाले का ऑफर कितना है, क्योंकि एट द एंड जब कभी डाइवोर्स होगा, म्यूचुअल में हो या फिर कंटेस्टेड भी आप फाइल करोगे, तो लड़की एलिमनी जो है वो मांगेगी। वहां पर भी कोर्ट एंड में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर फिक्स करेगा, वो अमाउंट प्लस जब तक जो मेंटेनेंस दे रहे हो, अब तक जो किया है आपने, वो अमाउंट प्लस सारे केसेस का खर्चा, बेल का खर्चा, ये सारी चीजें देखो। अब अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी ने जो ऑफर दिया है या जहां पर आपका सेटलमेंट बन रहा है वो अमाउंट इस पूरे खर्चे से कम है, देन बेटर क्या है, सेटलमेंट करना या कुछ ना करो तो लड़ते रहो भैया। अगर पैसे से फर्क नहीं पड़ता, और अगर पैसे से फर्क पड़ता है, फाइनेंशियली कमजोर हो, तो भाई सेटलमेंट कर लो और पत्नी को घर ले जाओ और आराम से रहो, परिवार को सुरक्षित रखो। तो भाई ये सब चीजें आपको सोचनी है। अब होता क्या है, शुरुआत में लोगों को पता नहीं रहता और शोहरत करने लगते हैं कि मैं तो एक कौड़ी नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, मतलब एक रट होती है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। डेफिनेटली आपने गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास भी आते हैं हम यही पाते हैं कि कई सारे झूठे भी होते हैं। मैं मानता हूं बहुत कम केसेस होते हैं जहां रियलिटी होती है। आपने गलत नहीं किया वो ठीक है, लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर आप टाल नहीं सकते। आप पर मेंटेनेंस लगना है, उस पर कोर्ट का वकील साहब की फीस वगैरह का जो लगना है, और प्रोसीजर का भी जो आपको झेलना है, अब आपके हाथ में है। जिनकी पर्सनली केस चल रहे हैं कोर्ट में, वो सब बातें ये फेस कर ही रहे होंगे। कोई जादू किसी के हाथ में नहीं होता। वकील केवल अपना काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर को शॉर्ट नहीं कर सकते। आप बोलो मेंटेनेंस मेरा जीरो करा दो, नहीं कर सकते जब तक कि कुछ ऐसी परिस्थिति ना हो, जैसे कि लड़की जॉब करती है, अर्निंग लेडी है, या पत्नी एडल्ट्री में हो। अगर कुछ ऐसा हो तब जब तक कि आपके पास पत्नी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं, कोई वकील साहब आपका मेंटेनेंस जीरो नहीं कर सकते। वीडियो का जो सार है वो ये है कि जितने भी लड़के हैं जो इन मामलों में फंसे हैं, सबसे पहले वो कैलकुलेशन करें, कोर्ट की मुकदमेबाजी में पढ़ना है या कि नहीं पढ़ना है, या फिर सेटलमेंट करना है, एंड देन आगे बढ़ो। कोर्ट में जाओगे, टाइम भी लगेगा, पैसा दबा के लगेगा, काफी पैसा खर्च हो जाता है, कई बार तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। जितना अच्छा लॉयर करोगे उतनी ज्यादा उसकी फीस होगी, उतना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी और रिजल्ट के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। तो इसमें आपको ये समझना है, ये सारी कैलकुलेशन लगानी है, एंड देन डिसाइड करना है कि कोर्ट में आना है या सेटलमेंट करना है। अदरवाइज बाद में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल नुकसान इसमें आपका ही है। इसके अलावा फैमिली मैटर्स में कोर्ट की भी यही मंशा होती है कि परिवार बना रहे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, काउंसलिंग के माध्यम से फैमिली मैटर्स का निपटारा करा दिया जाए, और आपका थाना भी आसानी से फैमिली मैटर्स में आसानी से एफआईआर नहीं चढ़ाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।